हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा, जिसमें हम लोगों ने फ्रेडरिक सेरियो के पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। हम हिस्ट्री चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए आज नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, जिससे उसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था, और उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में नेशन का आइडिया डेवलप होने लगा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। कह रहे कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी, जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स थी लोगों के अंदर, वो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने के लिए मिली। फ्रेंच, as you would remember, was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolutist monarch। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 से पहले वहाँ एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था, यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। वहाँ लुई 16 का रूल हुआ करता था। कब? 1789 के पहले। The political constitutional change that came to the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। मीन्स जो sovereignty थी, sovereignty मीन्स कंट्रोल। इस रिवोल्यूशन के बाद जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो क्या हो गया? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ट्रांसफर होके किसके पास चला गया? बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन मीन्स फ्रांस के लोगों के पास चला गया। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपुल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी। रिवोल्यूशन में ये अनाउंस किया गया कि पीपुल आर इम्पोर्टेंट फॉर ए नेशन, सो ऑल कंट्रोल्स आर ट्रांसफर टू द पीपुल। कि जो भी पावर्स हैं उसे क्या करना चाहिए? लोगों के कंट्रोल में दे देना चाहिए। मीन्स वहाँ पे लोगों को अधिकार देना चाहिए कि वो अपने गवर्नमेंट को क्या करे? खुद ही फॉर्म कर सके। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड बी क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये कह रहे कि जब फ्रांस रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जिससे लोगों के अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स डेवलप होने लगी। वो चेंजेस क्या क्या हुए, आइए हम आगे देखते हैं। द आइडिया ऑफ लॉ पार्टीज एंड ली सिटोयेन। नए नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया लोगों के लिए। पहला जो वर्ड था लॉ पार्टीज मीन्स फादरलैंड, एंड ली सिटोयेन सिटीजन मीन्स फ्रांस इज आवर फादरलैंड एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। कि सभी लोग क्या है? फ्रांस के निवासी हैं और फ्रांस क्या है? हमारा फादरलैंड है। एंड द नेशन यूनाइट द कॉमन एंजॉय द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया और सभी लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया गया। 1789 के बाद कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सबको इक्वलिटी का राइट्स दिया गया। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard। कह रहा कि एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ? फ्रांस में, जो ट्रिकलर था। किस लिए? टू चूज रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। राजा का जो झंडा था उसे रिप्लेस करने के लिए रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया? अपना खुद का एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। ये कह रहा है कि जो स्टेट जनरल हुआ करता था, स्टेट जनरल आपको याद होगा फ्रेंच के पार्लियामेंट को कहते थे। जो स्टेट जनरल था उसको क्या कर दिया गया? उसके नेम को चेंज कर दिया गया और उसका नया नाम इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली क्या होती थी? दैट इज इलेक्टेड बाय पीपुल। लोग नेशनल एक्टिव सिटीजन जो होते थे वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स का चुनाव करते थे। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज। हाइम्स मीन्स पोएम्स। मार्सिले आपको याद होगा, जब फ्रांस की सेनाएं मार्च करते हुए जा रही थी तो वो एक सॉन्ग गाती थी
मार्सिले, और वही मार्सिले सॉन्ग क्या है, फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है। तो नए नए क्या किए जाने लगे, नए नए पोएम्स, नए नए सॉन्ग क्रिएट किए जाने लगे। ओथ टेकन, लोगों ने ओथ लेना शुरू कर दिया कि हम देश की सेवा करेंगे, हम अपने देश को डेवलप करेंगे। मैटर का मॉडरेटेड एंड ऑल द नेम ऑफ नेशंस, राष्ट्र के नाम पे अपने शहीदों को क्या किया जाने लगा, याद किया जाने लगा। द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस ऑफ फार्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, क्या कर दिया गया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और फार्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, और सबके यूनिफॉर्म मीन्स होता है इक्वल, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल, एक यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि सारे जो सिटीजन्स हो क्या है, इक्वल है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश, कह रहे कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स टैक्स, जो भी इंटरनल ट्रेड टैक्स हुआ करते थे, कस्टम ड्यूटी मीन्स ट्रेड टैक्स, जो भी ट्रेड टैक्स हुआ करते थे उसे जो नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हुई उसने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया गया, और जितने भी ड्यूज थे उस ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब उससे माफ कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडॉप्टेड, वेट और मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया कि सारे जो वेट और मेजर्स थे उनका एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया। रीजन डायलेक्टेड वे आर डिस्करेज, रीजन डायलेक्टेड मीन्स लोकल लैंग्वेज, जो भी फ्रांस की लोकल लैंग्वेज किया थी उसे क्या किया जाने लगा, डिस्करेज किया जाने लगा। एंड फ्रेंच एज इट्स स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, और फ्रांस को क्या किया गया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया कि जिससे क्या हो, लोगों के अंदर यूनिफिकेशन हो, लोगों के अंदर ब्रदरहुड हो, और लोगों के अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स डेवलप हो, बिकॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। और फ्रेंच को क्या किया गया, सारे लोकल डायलेक्टेड, मतलब सारे जो लैंग्वेज वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लोग बोला करते थे उसे क्या कर दिया गया, उसे डिस्करेज किया गया, और फ्रांस को क्या बनाया गया, लैंग्वेज ऑफ नेशन, फ्रांस को लैंग्वेज ऑफ नेशन बना दिया गया। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज मिशन एंड डेस्टिनी टू फ्रेंच नेशन लिबरेट टू पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डिपोटिज्म, इन अदर वर्ड हेल्प अदर पीपल इन यूरोप बिकेम नेशन। जब फ्रांस ने सक्सेस पाया तो फ्रांस के लोगों ने ये समझा कि क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये जो नेशन का आइडियाज है वो क्या करना चाहिए, यूरोप के और भी देशों के साथ शेयर करना चाहिए। When the news of event France reached to the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जैकोबिन क्लब्स, इसे नोट डाउन करिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। ये कह रहे कि जब यूरोप में, पूरे यूरोप में फ्रांस की क्रांति की बात पता चली कि फ्रांस के लोगों ने क्या किया, राजा को हटा दिया, हटाने के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने स्टेबल कर दिया है, तो ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन जब यूरोप में फैलने लगी तो जो एजुकेटेड पीपुल थे या जो स्टूडेंट्स थे वो क्या होने लगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने लगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन जैकोबिन क्लब्स कहलाए। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय जैकोबिन क्लब्स, तो आप इजीली बता सकते हैं कि when the news of event in France reached to the different cities of Europe, students and other member of educated middle class begin to set up Jacobin clubs। तो कह रहे कि जब इंफॉर्मेशन लोगों को मिली तो लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया, और वही ऑर्गेनाइजेशन जैकोबिन क्लब्स के नाम से जाने जाते हैं। Their activities and campaigns prepare a way to French army। और ये जो जैकोबिन क्लब्स थे इनका काम क्या था कि फ्रांस आर्मी के लिए रास्ता तैयार करना। विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच इटली इन 1790। और फ्रांस की जो सेनाएं थी वो हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई, इटली गई। कब? 1719 में। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार, फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू द कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड। और अपने जो नेशनलिज्म का आइडिया था
फ्रेंच की आर्मी ने क्या करना शुरू कर दिया, अब्रोड मतलब दूसरे देशों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। विद इन द वाइड स्वेथ टेरिटरी दैट केम अंडर कंट्रोल within the wide set the territory that came under control, Napoleon set about introducing many of reform that had already introduced in France. Through the return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed the monarchy in France, but administrative field कह रहे कि जब फ्रांस की जो सेनाएं थी, फ्रांस की सेनाएं मार्च कर गई यूरोप में, किस लिए, अपने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। इसका एडवांटेज उठाया नेपोलियन ने। नेपोलियन का क्या था, एक आर्मी ऑफिसर्स हुआ करता था, कहाँ, फ्रांस का, और उसने फ्रांस के सिचुएशन को देखा कि जो भी सेनाएं फ्रांस की हैं वो क्या चली गई हैं, दूसरे देश में चली गई है। इसका एडवांटेज उठा के वहाँ पे नेपोलियन ने अपना रूल स्टेबल किया। उसने जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसे रिमूव कर दिया और दोबारा उसने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप किया। थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। कह रहा है कि जब नेपोलियन ने मोनार्की सेटअप किया तो उसने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन कह रहे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था, जो प्रशासन था, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, उसने रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को फॉलो किया, मतलब क्रांतिकारी जो चाहते थे उसको उसने फॉलो किया। लेकिन एक चीज उसने फॉलो नहीं किया, क्या, उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहां फिर से दोबारा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप कर दिया। इन ऑर्डर टू द मेक होल सिस्टम मोर rational and efficient, the civil code of 1804 usually known as Napoleonic code, कह रहे कि 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया और उसी सिविल कोड को हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रांस के लोगों को रिफॉर्म चाहिए और रिफॉर्म करने के लिए इसने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। उन रूल रेगुलेशन को हम सिविल कोड के नाम से जानते हैं, जो 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस में एडॉप्ट किया था और फ्रांस में नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं कि सिविल कोड था क्या। डिड अवे विद इन द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, उसने जो भी प्रिविलेज मिले हुए थे, बर्थ प्रिविलेज आपको याद होगा कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, उसने जो भी बर्थ प्रिविलेज थे फ्रांस में उसने हटा दिया। पहला, डिड अवे फ्रॉम द ऑल प्रिविलेज ऑन बर्थ, बर्थ प्रिविलेज को हटा दिया, दूसरा काम हटा दिया। दूसरा, इंस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, उसने लॉ के इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबके लिए उसने इक्वल लॉ, सबके लिए बराबर कानून उसने इंट्रोड्यूस किया। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और जो भी सिटीजन थे उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी उसने प्रोवाइड किया। तो ये सब अच्छे काम थे। ये जो रिवोल्यूशनरी थे वो भी चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि जो प्रिविलेज बाय बर्थ है उसे हटा दिया जाए, लोगों को इक्वलिटी दी जाए। तो वही चीज़ें जो रिवोल्यूशनरी चाहते थे उसने नेपोलियन ने भी एडॉप्ट किया, लेकिन उसने क्या किया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा के मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। कह रहा है कि दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, और ये जो नेपोलियनिक कोड था जो फ्रांस के कंट्रोल में टेरिटरीज थी, नेपोलियन ने उन कंट्रीज पे भी ये नेपोलियनिक कोड एडॉप्ट किया। इन डच रिपब्लिक्स, इन स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। जो भी टेरिटरी फ्रांस के कंट्रोल में थी उसे नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने वहाँ पे नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया और साथ साथ उसने
फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? फ्यूडल सिस्टम ये होता था कि जो अपर कास्ट का होगा वो लोअर कास्ट को अपने कंट्रोल में रखता था, मतलब उससे बेगार कराया करता था। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट के काम कराया करता था, उसे कहा जाता था फ्यूडल सिस्टम। तो नेपोलियन ने जो भी उसकी टेरिटरीज थी वहां से फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया। फ्रीड द पीसेंट फ्रॉम द सेफडम एंड इमेमोरियल ड्यूज। इमेमोरियल मीन्स ओल्ड, जो भी फार्मर्स के ओल्ड ड्यूज थे, नेपोलियन ने उसे क्या कर दिया? फार्मर्स को फ्री कर दिया। बोला कि अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मीन्स ट्रेड बैरियर्स। सिटीज में जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए करते थे कि इस सिटी में जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, नेपोलियन ने सभी टैक्स सिस्टम को हटा दिया, मतलब ट्रेड बैरियर को उसने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। पीसेंट आर्टिसंस वर्कन एंड न्यू बिजनेसमैन क्लास इंजॉय द न्यू फाइंड फ्रीडम। कह रहा कि नेपोलियन के रूल में जो फ्रीडम मिली लोगों को, उसे चाहे वो पीसेंट हो, चाहे आर्टिसन हो, चाहे वर्कर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब लोगों ने एंजॉय किया। सबको लगा कि हाँ, असली रूल अभी आया है, सभी लोगों को राइट टू फ्रीडम मिला है, सभी लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ मिला है, सभी लोगों को प्रिविलेज को रिमूव कर दिया गया है, जो ड्यूज थे उन्हें फ्री कर दिया गया। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, साथ साथ इसने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप किए। तो जो भी पीपुल्स ऑफ फ्रांस थे उन्हें लगा कि हाँ, भले इसने डेमोक्रेटिक रूल को हटा दिया, लेकिन जो इसने अडॉप्ट किया है वो बहुत अच्छा है। नेपोलियन को लोगों ने सपोर्ट भी किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशन करेंसी। कह रहे कि वहाँ पे जब स्टैंडर्डाइज वेट हो गए कि मीन्स हर एक रीजन्स में वेट सेम हो गए, सबके लिए कानून एक हो गए, और सारे नेशन के लिए कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दैट मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज गुड एंड द कैपिटल फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब सारे ड्यूज हटा दिए गए तो रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं था, तो गुड्स आइडिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आने जाने लगे फ्रीली। हाउएवर इन द एरिया कन्क्वेयर्ड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्रेंच वेयर मिक्स। ये कह रहा है कि रिएक्शन कह रहा है कि जहाँ पे फ्रांस ने दूसरे टेरिटरीज पे कब्जा किया था, वहाँ का लोगों का जो रिएक्शन था वो मिक्स था। कुछ लोग नेपोलियन के सपोर्ट में थे, कुछ लोग नेपोलियन के अपोज में थे, मीन्स सपोर्ट में नहीं थे। कहाँ? द टेरिटरीज दैट कनकर्ड बाय फ्रांस। जिन टेरिटरीज पे नेपोलियन ने कंट्रोल कर लिया था, जिस पे विक्ट्री कर लिया था। Initially, many places such as Holland and Switzerland, as well the certain cities like Brussels, Minsk, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed at hand wagons of liberties। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पे नेपोलियन ने अपना कब्जा कर रखा था, जब फ्रांस की आर्मी रिटर्न होने लगी तो उन जगहों पे इन लोगों का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस टेरिटरी पे नेपोलियन ने कब्जा किया था, वहाँ के लोग क्या थे? वहाँ के लोग नेपोलियन को पसंद नहीं करते थे, और फ्रांस आर्मी जो कि नेशन का आइडियाज दूसरे राज्यों, दूसरे रीजन्स में एक्सटेंड करने गई थी, वो भी वापस आई। तो इन्हें लगा कि अगर हम लोग मिल जाएं तो हम नेपोलियन को इजीली क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं, उसे फ्रांस के रूल से हटा सकते हैं, मतलब फ्रांस के कंट्रोल को फ्रांस को दोबारा हम डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं। बट इनिशियल इथ्यूसन सून टर्न हॉस्टिलिटी एज बिकम क्लियर दैट नो डिस्टेरमेंट डिड नॉट हैव टू हैंड टू पॉलिटिकल फ्रीडम। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स consumption into the French army required to conquer the rest Europe
ऑल सीम टू आउटवेट टू द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी थे, अभी हमने आपको बताया कि नेपोलियन का एडवांटेज था। क्या एडवांटेज था? एडवांटेज था नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो उसके अगेंस्ट थी। क्या थी? उसने जो भी टेरिटरी पे अपना कंट्रोल किया था, कब्जा किया था, वहाँ पे उसने इन टैक्सेस को बहुत ही हाई कर दिया, टैक्सेस को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। दूसरा, उसने अपने कॉन्कर्ड टेरिटरीज पे क्या कर दिया? सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मीन्स व्हाट? नथिंग पब्लिश विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेंसरशिप। मीन्स गवर्नमेंट के परमिशन के बिना आप कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं कर सकते, इसे हम सेंसरशिप कहते हैं। तीसरा, उसने क्या किया? फोर्स पीपल इनटू द फ्रेंच आर्मी। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में उसने भर्ती करवाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका विजन था कि पूरे यूरोप के हमें क्या करना है? कब्जा करना है। तो इसलिए लोगों ने उसका सपोर्ट नहीं दिया। फ्रांस की आर्मी आई और फ्रांस के आर्मी को हॉलैंड, ब्रुसेल, मिलान, वारसाव के लोगों ने सपोर्ट किया और नेपोलियन की हार हुई और इस तरह से दोबारा डेमोक्रेटिक रूल फ्रांस में एडॉप्ट हो गया। यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। 4 इम्पोर्टेंट डेट्स है, मैं चाहूँगा इसको आप नोट करें। अगर ये 4 डेट आपको नोट याद रहेंगे तो श्योरली आप इस लेसन को दोबारा इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट जो डेट है वो है 1789। 1789 में क्या घटना हुई थी? फ्रीडम ऑफ फ्रांस। फ्रीडम ऑफ फ्रांस, फ्रांस आज़ाद हुआ था। फिर फ्रांस आज़ाद हुआ, आपने पढ़ा। फिर आज़ाद होने के बाद क्या हुआ? ये मैसेज यूरोप में फैलने लगा। फैलने का रिजल्ट क्या हुआ कि सभी अलग अलग रीजन्स में जैकोबिन क्लब्स फार्म होने लगे। किसके लिए? फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंच आर्मी ने ये रियलाइज़ किया कि सबसे पहले हम लोगों ने नेशनलिज्म की आइडिया को एडॉप्ट किया, ये आइडिया यूरोप के और भी रीजन में एक्सटेंड होना चाहिए। इसके लिए जो फ्रांस की आर्मी थी वो दूसरे रीजन में चली गई। इसका एडवांटेज उठाकर दूसरा डेट आता है 1799, 1799। 1799 में क्या किया? नेपोलियन ने दोबारा जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उससे रिमूव करके मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट कर दिया। नेपोलियन ने 1799 टू 1815, 1799 टू 1815 तक फ्रांस पे रूल किया। 1815 याद रखेंगे, 1799 याद करेंगे, ठीक है। बीच में इसने 1804 में इसने एक कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च किया जिसे हम सिविल कोड के नाम से जानते हैं। सिविल कोड 1804 में उसने सिविल कोड लॉन्च किया। सिविल कोड के क्या एडवांटेज थे? सिविल कोड में उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ, लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया। राइट टू पीपुल, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ पीपुल। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, उसने फ्यूडल सिस्टम को भी एबॉलिश किया। तो इस तरह से लोगों को लगा कि हाँ, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट भी, कम्युनिकेशन भी डेवलप हुए, ट्रेड भी डेवलप हुए, सेम करेंसी हो गई, सेम करेंसी, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए। तो बहुत सारे लोग खुश थे। लेकिन कुछ ऐसे विजन था नेपोलियन का, नेपोलियन पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसने कुछ नेबर कंट्रीज पे, रीजन्स पे अपना कंट्रोल कर लिया था। और वो लोग जो थे वो नेपोलियन के इस रूल से खुश नहीं थे। रीजन क्या था? क्योंकि जो भी रीजन उसने अपने कंट्रोल में लिया था वहाँ पे टैक्स को बहुत ही हाई कर दिया था। दूसरा, उसने हर एक टेरिटरी पे सेंसरशिप लगा दिया। तीसरा, लोगों को जबरदस्ती उसने आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। इसका रिएक्शन हुआ, फ्रांस की आर्मी लौटी और जो लोग थे उन्होंने फ्रांस की आर्मी को सपोर्ट किया। 1815 में एक युद्ध हुआ जिसे हम वाटरलू के वार ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं, जिसमें नेपोलियन
हार गया और फ्रांस आर्मी ने दोबारा फ्रांस पे कब्जा कर लिया और फ्रांस में डेमोक्रेटिक रूल डेवलप हुआ। थैंक्स।